सीबीएसई कक्षा 10 साइंस विज्ञान इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बेसिस पे है कि ये जितने बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। आपको टैबुलर फॉर्म में बताना है डिफरेंस किनके बीच में, एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स में। एग्जाम्पल भी देना है आपको। तो ये काफ़ी साल रिपीट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं कि आपके माताजी और पिताजी, उनकी कुछ अलग तरीके की आंखें हो सकती है, चेहरे की स्किन अलग अलग हो सकती है, बाल अलग अलग हो सकते हैं। तो आपके पिताजी के ब्राउन हेयर्स हैं तो आपके भी ब्राउन हेयर्स हो सकते हैं। आपकी मदर की कुछ लिप्स अलग हों, या जिस तरीके की लिप्स हों आपके लिप्स आ सकते हैं, होंठ आपके उनके आ सकते हैं, डिम्पल आ सकते हैं आपको, आपके माँ बाप में किसी में हो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स हैं जो आपको एक पार्टी से मिलती है, एक पार्टी से नहीं मिलती है। तो जब आप एडल्ट हो जाते हैं, मान लीजिए कि एग्जांपल लेता हूँ, आप एडल्ट हो गए, आप बोलते हैं मैं गिटार सीखूंगा। आप सीख रहे हैं, गिटार सीख रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका थोड़ा सा वेट बढ़ गया, आप रनिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉस वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपने वेट लूज किया। तो यहाँ पर गिटार और लूज वेट, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपने एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं। आपने बाल और आंखें एक्वायर नहीं की, वो इनहेरिटेड है। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स अगर आपने किया तो डीएनए में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपकी। यानी ऐसा नहीं कि आपके जो आगे की प्रोजनी है, आपके आगे के जो बच्चे हैं वो भी गिटार सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। गिटार सीख के पैदा होंगे, आगे के एवोल्यूशन में कोई इंपैक्ट नहीं होगा इसका। जैसे एक्वायरिंग नॉलेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई नॉलेज आपने गेन कर ली या वेट आपने लूज कर लिया। इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब ये होता है कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे फीचर्स जो आपने माँ बाप से लिए हैं, और आप जब माँ बाप बनेंगे तब आपके बच्चों के पास जाएंगे। इसका मतलब आपके डीएनए में आ जाएंगे वो, और फिर आप अपने प्रोजनी, आगे की जो जनरेशन है, उसको पास करेंगे। यानी एवोल्यूशन में इसका उपयोग होगा, एवोल्यूशन में ये सब चीज़ें अफेक्ट करेगी। जैसे स्किन कलर हो गया, आंखों का कलर हो गया, ये सब आपको माँ बाप से मिलते हैं। क्योंकि टेबुलर फॉर्म में पूछा गया है तो इसको टेबल में आपको लिखना है। तो टेबल में आप लिख सकते हैं कि जो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं ये हेरिटेबल वेरिएशंस कहते हैं इसको, और ये रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में चेंज होते हैं इससे, प्रजनन वाले, और नए जनरेशन में जाते हैं, प्रोजनी में, जैसे हाइट जाती है। एक्वायर्ड ट्रेड्स की जहाँ तक बात करते हैं, ये इन नॉन हेरिटेबल है। इसका मतलब ये है कि ये आपके बॉडी के अंदर चेंज नहीं करेगी कुछ भी, मतलब जो टिश्यूज है उसमें चेंज नहीं कर रही है, डीएनए में चेंज नहीं कर रही है। तो इसीलिए ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। अगर आप गायक हैं तो आपका जो नया जनरेशन है वो गायक होगा, बहुत बहुत हद तक पॉसिबल है। लेकिन आपने कुछ सीखा है वो दूसरा बच्चा सीख जाएगा, वो ज़रूरी नहीं है। जैसे पावर लिफ्टिंग किया, मसल्स बना लिया आपने, तो आपके बच्चे अपने आप उनकी मसल्स अच्छी हो जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इसको परपेंडिकुलर रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ उसकी 24 सेंटीमीटर है। जो दूरी है इस ऑब्जेक्ट की लेंस से वो 16 सेंटीमीटर है। आपका पोजीशन, साइज और नेचर बताना है जो इमेज बनेगा लेंस फॉर्मूला यूज करके। ये भी काफ़ी रिपीट होता है, नंबर चेंज हो के रिपीट होता है। तो देखिए ये 4 सेंटीमीटर टॉल है, इसका मतलब आपका जो O है, कैपिटल O, वो आपका 4 है। इसको परपेंडिकुलर रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस, जो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का आपको फोकल लेंथ दिया हुआ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम जो कस्टमरी हमारा ट्रिवियल तरीका है उसमें पॉजिटिव लेते हैं, और क्योंकि वो उस तरफ रखा हुआ, लेफ्ट में रखा हुआ है और प्लेस परपेंडिकुलर है, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका, जिसका फोकल लेंथ आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं। तो फोकल लेंथ प्लस 24 सेंटीमीटर है, जो हमारे साइन कन्वेंशन है उस हिसाब से। जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट का लेंस है वो 16 सेंटीमीटर है, यानी कि U की बात हो रही है। U ऑब्जेक्ट का लेंथ होता है और उसके बाद जो इमेज होता है उसका V होता है। तो अगर आप इन दोनों का मॉड लीजिए और देखिए नंबर्स में क्या रिलेशन है, तो आप इनके आपस में रिलेशनशिप से पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि U जो है 16 सेंटीमीटर है, जो 24 सेंटीमीटर से कम है। यानी मैग्नीट्यूड अगर लिया जाए तो 16 24 से कम है। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट F और C
फोकस और जो सी है उसके बीच में है ना। जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कर्वेचर वाला है, और उसके फोकस उसके बीच में है। का मतलब ये है कि पोजीशन ऑब्जेक्ट की जो रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से, वो कैनॉट मीट एट एनी पॉइंट अदर साइड ऑफ लेंस, दूसरे साइड के लेंस में आपका कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे क्लियर है, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यू एफ बाई यू प्लस एफ कर दीजिए। अब यहाँ पर वी निकालना डायरेक्ट, तो u की जगह आप -16 लेंगे, f की जगह आप +24 लेंगे। इससे आपका जो वैल्यू आएगी -48 सेंटीमीटर आएगा। अब ये नेगेटिव साइन, जैसे u मैंने बताया -16 है, v भी उसी साइड है, तो v आपका -48 आ गया, u आपका -16 था। और इससे हमको ये जो नेगेटिव साइन पता चल रहा है v का, इसका मतलब ये है कि इमेज जो होगी वो लेंस के इसी साइड बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसी जगह पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है, बढ़ोतरी कितनी होगी? मैग्नीफिकेशन का वैल्यू हम जानते हैं या v बाई यू या i बाई ओ, ये दोनों होता है। क्योंकि हमारे पास v और u दोनों है, v और u है, तो इससे हम m निकाल लेंगे। m आता है आपका +3, 48/16, 3। अब ये मैग्नीफिकेशन हो गया। अब i बाई ओ भी m होता है, मैंने आपको जैसे बताया था, o ऑलरेडी दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, तो i कैसे निकलेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 4 कर दीजिए, o है आपका 4, वो 4 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है 12 सेंटीमीटर आपका आएगा। और जो m है वो पॉजिटिव है, m 1 से बड़ा भी है, 1 से बड़ा है, इसका क्लियर मतलब है कि इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। What is the function of ozone at the higher level of atmosphere? ओजोन का क्या काम है, ये सवाल भी काफी पूछा जाता है। ओजोन शील्ड कहते हैं इसको, ओजोन लेयर या ओजोन शील्ड, क्योंकि ये हमको पराबैंगनी किरणें, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, उनसे हमको ये बचाता है। ये नहीं होगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमको, जीव जंतुओं को। तो हमारा TSMTE करके हम याद करते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ऐसे करके, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। इसमें आपका जो स्ट्रेटोस्फियर का एक पार्ट है थर्मोस्फियर के ऊपर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर, ट्रोपोस्फियर के पास स्ट्रेटोस्फियर है, वहां पर एक पार्ट है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन पार्ट कहते हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पर O3 का बहुत जबरदस्त कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, O3। बाकी अगर आप और लेयर्स देखें उससे ज़्यादा O3 यहाँ पर होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मेन काम ये है कि ओजोन लेयर, जो भी पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो सनलाइट आती हैं, जो बहुत ही घातक है अगर इनके बीच में कोई फिल्टर ना हो, तो पराबैंगनी किरणें, सन अल्ट्रावायलेट लाइट जो आती है, UVB खास तौर पे, और UVA तो खैर निकल जाती है, UVC और UVB। तो UVC तो पहले रुक जाती है, UVB को रोकता है। इसका मतलब जो पराबैंगनी किरणों का बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, जो लोगों की स्किन पे हो सकता है, फ्लोरा फौना पे हो सकता है, जीव जंतुओं पे हो सकता है, उसके लिए, और साथ में टेम्परेचर रेगुलेशन भी होता है इससे। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगी, तो हमारा जीना, हमारा जीवन इस पृथ्वी पे नामुमकिन हो जाएगा। इस पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए सबसे कारगर हमारे नेचर ने, गॉड ने, भगवान ने ओजोन लेयर बनाई है। अब मैं आपको ज़रा एक और पिक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ओजोन लेयर है और सन की जो एनर्जी आ रही है उसमें UV अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वो UVC तो पहले ही अब्जॉर्ब हो जाती है, फिर UVB95 अब्जॉर्ब करता है ओजोन लेयर जब इससे पास होती है। उसके बाद UVA आता है, जिसके लिए हम आपको देखा होगा कि लोग ये सनस्क्रीन क्रीम लगाते हैं, लेकिन अगर UVB आ गया तो फिर कोई भी सनस्क्रीन क्रीम काम नहीं करेगी, ये तो फिर खराब ही कर देगा शरीर को, पूरी स्किन को। ये एरोसोल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ये जो आप यूज़ करते हैं, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। न्यूजीलैंड के ऊपर छेद है, ओजोन में छेद हो चुका है, छेद बड़ा हो रहा है। अगर हम इस चीज़ का उपयोग करते रहे तो फिर एक समय ऐसा आएगा जब हमारी आगे की पीढ़ी इससे कैसे बचेगी, इसकी संभावना हमें तलाशनी होगी कि आगे हम मिसयूज चीज़ों का ना करें, ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें जो ओजोन लेयर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये सवाल भी काफ़ी आता है। अच्छा, 2 तरीके से सवाल पूछा जाता है, एक ये है, एक आगे भी आएगा। ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है बेसिकली
तो जो टाइम डिफरेंस है एक्चुअल सनलाइट और एपरेंट सनसेट वो 2 मिनट है। क्या रीजन क्या है इसका? आपको डायग्राम से बताना है, हेल्प ऑफ डायग्राम। मतलब इसका मतलब ये है कि जब वाकई में पृथ्वी पर सनसेट हो रहा है और जो हम देखते हैं, जो हमें दिख रहा होता है, देखने वाली चीज अलग है, जो एक्चुअल हो रही है अलग है, उसके बीच में 2 मिनट का अंतर है, तकरीबन 2 मिनट का अंतर है। तो उसका कारण क्या है? एक और चीज में आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें ऑरेंज क्यों दिखता है, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, उसके लिए भी यही सेम डिस्कशन आएगा। होता यह है कि जब सन उग रहा होता है, यानी कि हम जब देख रहे होते हैं उसको उग रहा होता है, वैसे तो सन अर्थ तो हमेशा घूम रहा होता है ना, सन के रिवॉल्व कर रहा होता है और रोटेट भी कर रहा होता है अर्थ अपनी धुरी पे। तो ये जो रेज आती हैं, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो जो रे आ रही है वो क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है लाइट, तो वो बैंड होती है और हर वेवलेंथ अलग अलग तरीके से बैंड होती है। तो यहाँ पर जब ये एटमॉस्फेयर से पास होती है, तो क्योंकि इसकी दूरी ज़्यादा है, अभी ये राइज कर रहा है, तो हमको ये रिफ्रैक्ट होके हमें ये दिखने लगेगी, हमें ये दिखने लगता है। अब क्या होता है कि एक्चुअल तो वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होके आ रही है, तो हमें लगता है कि सन ऊपर आ चुका है, अभी नहीं आया है, 2 मिनट बाद आएगा, लेकिन हमको ये लगने लगता है कि ऐसे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये इससे हमें एज एन ऑब्जर्वर अगर आप देखें कि यहाँ पर जो मुड़ के आ रही है उसका मैं एक्चुअल सिचुएशन बनाऊं, तो ये आपका एपरेंट सन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर है नहीं, लेकिन हमको दिख रहा है वो, लेकिन बेंडिंग के कारण हमारे आंखों में वो लाइट पहुंच जा रही है जो कि नहीं पहुंचनी चाहिए थी, है ना। तो इस तरीके से हर एक अक्षांश के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से चेंज होता है। सबसे तेज होता है, आप विषुवत वृत्त जो है हमारा, जो इक्वेटर है, वहां पर सबसे ज्यादा हम इसका इफेक्ट देखते हैं, और वही हम दूसरे सवाल में भी इसी का उत्तर इसी तरीके से देंगे। मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं कि एक अर्थ है, हमारे ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं, हर एक लेयर की डेंसिटी, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, सब चीजें अलग अलग है। ट्रोपोस्फेयर की अलग है, थर्मोस्फेयर के लिए अलग है, एक्सोस्फेयर की अलग है। तो जब ये लाइट आती है तो ये इन से पास होते होते, क्योंकि हमारा बेंडिंग होती है, उससे बेंड हो जाती है। तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, जो हमें दिखने लगता है 2 मिनट पहले, वो असली में 2 मिनट बाद निकल के आएगा। Why are the forests considered biodiversity hotspots? List 2 ways in which an individual can effectively contribute to the management of forest and wildlife. ये भी काफी बार आया है। देखिए, बायोडिवर्सिटी क्या होता है? बायो मतलब होता है जैव, जिसमें जान हो। डिवर्सिटी मतलब होता है विविधता। बायोडिवर्सिटी मतलब जैव विविधता। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी जगह, ऐसा समय जहाँ पर जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, फ्लोरा है, फौना है, यहाँ पर हार्मनी में रहते हैं। और ख़ास तौर पे वो उन चीज़ों के बारे में हम ध्यान देते हैं जो या तो ख़त्म हो रहे हैं, या ख़त्म हो चुके हैं, या ख़त्म होने वाले हैं। इंडेंजर स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज जो वहीं पे होती है। तो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है। और फॉरेस्ट को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स, चाहे वो आप छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ले ले, बैक्टीरिया, फंगाई, फर्न, नेमेटोड्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, कहने का मतलब छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी हमारे पास जानवर या पेड़ पौधे मौजूद हैं, वो आपको यहाँ मिलते हैं। अब जहाँ पर हमको बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो इंडेंजर्ड मतलब ये है कि जो विलुप्त होती हुई और हाईली एंडेमिक हो, इसका मतलब वो उसी जगह पाई जाती हैं और किसी भी विश्व के किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलेंगी। तो ऐसी जगह के लिए ज़रूरी हो जाता है कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कोशिश हम करते हैं कि पोकर्स हैं, शिकारी हैं, या और भी तरीके की चीज़ हो रही होती है, इसलिए हम इसको हॉटस्पॉट बना देते हैं इकोलॉजिस्ट द्वारा, ताकि सरकार द्वारा, ताकि हम इन सबको बचा सकें, इनकी संरक्षण कर सके, इनको हम किसी तरीके से सुरक्षा प्रदान कर सके। जब तक हम इनको हॉटस्पॉट नहीं बनाएंगे, तब तक ये बायोडिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी और वो सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी जो हमें इस विश्व में, इस प्रकृति में बना के रखती है। ये एक पिक्चर में दिखाना चाहूँगा, ये पूरे विश्व का मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये कुछ बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं। क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे पहले चीज़ तो ये है कि पहले पेड़ों को काटना बंद किया जाए, चाहे कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो, पेड़ों को काटना बंद कीजिए।
दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को अवेयर करिए, खास तौर पे बच्चों को, क्योंकि बच्चों को एक बार जो सिखा दिया जाता है वो ज़िंदगी भर चलता है। बच्चों को सिखाया जाए, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये पेड़ पौधे पक्षी ये केवल ऐसे नहीं है मज़े के लिए, ये पूरे भगवान ने हमको दे रखा है किसी काम के लिए। इसी तरीके से क्योंकि अमीर लोग क्या करते हैं कि वो फर पहनते हैं और कई कई जानवरों की चमड़ियाँ अपने इसमें लगाते हैं, चेहरे लगाते हैं, केवल वो दिखाना चाहते हैं कि हम अमीर हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन अमीरों की डिमांड को पूरा करने के लिए जो पोकर्स हैं, शिकारी इनका शिकार करते हैं और उन जानवरों को शिकार करते हैं जो कि हमारे नेचर के लिए, हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। We see eyes in planaria, insect, octopus, vertebrates. Can eyes be grouped together in case of the above mentioned animals to establish a common evolutionary origin? Why? पहले तो मैं इसका आंसर दे दूं, हाँ, इसका उत्तर हाँ है। जो आंखें हम देखते हैं प्लेनेरिया, इंसेक्ट, कीटों में, ऑक्टोपस में, वर्टिब्रेट्स में, ये आपस में स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंट होती है, बहुत डिफरेंट होती है। ये ऑर्गेनिजम्स जो है इनको हम एवोल्यूशन जो हुआ, आंख किस तरीके से पैदा हुई, बनी या फिर आगे बढ़ी, इनके हिसाब से हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ की हाईली स्पेशलाइज्ड है, कुछ की नॉर्मल है, लेकिन सबका एक ही काम है, देखना। सबका काम एक ही है, चाहे वो कितने भी डिफरेंट हो, काम तो उनका देखना ही है। इसका मतलब कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसका आंसर हाँ है। उसके बाद है स्टेट वन एविडेंस टू प्रूव दैट बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल। मुर्गी को देखा है आपने? मुर्गी उड़ नहीं पाती, मुर्गे उड़ नहीं पाते, बहुत दूरी नहीं उड़ पाते हैं। तो बर्ड्स, जैसे आप रेप्टाइल्स देखते हैं ना, रेप्टाइल्स, उनकी तरह पक्षियों में भी विंग्स हैं, यानी कि इनके बीच में कुछ कॉमनैलिटी है। अगर आप देखेंगे तो दोनों की विंग्स टाइप चीज़ें हैं, वैसे मछलियों की फिन्स होती हैं। अब यहाँ पर यह है कि किसी का काम ठंड से बचना था, रेप्टाइल्स को देखा जाए ठंड से बचने के लिए, लेकिन अगर पक्षियों का देखा जाए तो वो उड़ने के लिए काम आते हैं। ये बताता है कि जो विंग्स हैं, जो उनके पंख हैं, वो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, एक जैसे ऑर्गन्स हैं देखने में, और उनको इस तरीके से जो अलग अलग हॉस्टाइल कंडीशंस आई उससे काउंटर करने के लिए उन्होंने इसको अडॉप्ट किया या बन गए उनमें से। राइट द नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। व्हाट आर दीज कॉलम्स कॉल्ड? काफी बार आया है सर ये भी। इसमें यह है, सीधी सी बात है कि जो आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप्स, ठीक। हॉरिजॉन्टली जाइए तो पीरियड्स। तो आपके ये जो कॉलम बता रहा हूँ, कोई भी टेबल बनाएंगे उसके जो ये लाइनें मैं दिखा रहा हूँ वो इसको कॉलम कहते हैं। जब ऐसे लेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टली लेंगे, तो ये जो लाइन दिख रहे हैं डब्बे डब्बे, इसको हम रोज कहने लगेंगे। तो जो वर्टिकल कॉलम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उनको हम ग्रुप कहते हैं। और हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स हैं। इसमें आप 18 भी लिख देंगे ना तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। 18 ग्रुप्स लिख देंगे बस, काफ़ी है। व्हाट इज मेंट बाय बायोडाइवर्सिटी? अब ये सवाल बार बार आ रहा है क्योंकि बार बार पूछा गया है। आपको एडवांटेजेस बताने हैं, क्या ज़रूरी है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, मतलब जंगलों को, वनों को और वाइल्ड लाइफ को हमको बचाना है, जो वाइल्ड लाइफ है हमारे पास। और क्या फ़ायदे हैं इनके, पहले तो बताइए बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म, छोटे से बड़े, वो एक ही इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप ले लीजिए, जो पानी में रह रहे हैं, आप जो ज़मीन पे रह रहे हैं, जो हवा में उड़ रहे हैं, सबको मिला लीजिए। तो बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब जिनके पास लाइफ है, जिंदगी है, डाइवर्सिटी मतलब उनमें इतनी विविधता है। तो बायोडाइवर्सिटी उस एरिया का मतलब ये होता है कि कितने स्पीशीज़ हैं उस एरिया में, अलग अलग टाइप की कितने कितने विविध स्पीशीज़ हैं, प्रजातियां हैं उस इलाके में। अब एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदे क्या है इसके, क्यों हम वन को बचाना चाहते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि अगर पौधे पेड़ बहुत सारे हैं तो बहुत सारे इनके फ़ायदे। पहले तो ये है कि ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। मिट्टी को पकड़ के रखेंगे तो चाहे आप बरसात आ जाए, चाहे आप हवा आ जाए, जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर के परत को उठाने की कोशिश करती है, जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं, तो ये पेड़ उनके बीच में खड़ा हुआ है। वो ना तो मिट्टी को जाने देगा, और पानी आ रहा है तो उसको भी रोक देगा, और वो पानी जो है वो नीचे चला जाएगा, भूमिगत जल का लेवल बढ़ जाएगा, वाटर टेबल बढ़ जाएगा। दूसरा ये है कि जो जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी हमारे उद्योग हैं, विनिर्माण है, उन सबके लिए जो रॉ मटेरियल आता है, कच्चा माल आता है, वो कहाँ से आता है? वो आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से।
वो आता है ऐसी जगह से जिसको हम वन कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं, जंगलात कहते हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवरों वगैरह को बचाना, वनस्पतियों को बचाना क्यों ज़रूरी होता है? जंगली जानवरों को ये है कि हमारे पास अलग अलग स्पीशीज़ हैं और इसीलिए हमारे डिवर्सिटी है, बहुत सारी डिवर्सिटी है, विविधता है, इनको हमको बचाना है अलग अलग स्पीशीज़ को। दूसरा ये है इकोलॉजिकल बैलेंस है, एक ना इक्विलिब्रियम बना रखा है ऊपर वाले ने। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक फूड चेन बनती है, मतलब घास है, घास को कौन खा लेता है? चूहा खा लेता होगा, या फिर आप कहें कुछ इंसेक्ट खा लेते होंगे। चूहा इंसेक्ट को खा लेता है, सांप इनको खा लेता है, फिर किसी उसको कोई और खा लेता है। जैसे 3 लेवल पे एग्जाम्पल लूँ तो एक हर्बीवोर है, घास खाने वाला जानवर, जैसे डियर हो गया। डियर क्या होगा? घास को खा लेगा। शेर आएगा, शेर इनको खा लेगा, जो डियर है उनको, हिरण को। तो इसमें हम भी आते हैं कहीं ना कहीं। तो एक प्रॉपर एक गॉड ने, नेचर ने, भगवान ने, जिनका भी आप नाम लेते हो, उन्होंने एक बैलेंस बना रखा है। और अगर आप मान लीजिए कार्निवोर्स नहीं रहे तो हर्बीवोरस बहुत ज़्यादा, हर्बीवोरस ज़्यादा हो गए तो सारी घास खा जाएंगे। अगर हमारे पास हर्बीवोरस नहीं है तो कार्निवोरस तो घास खा नहीं सकते, वो भूखे मर जाएंगे। इसका मतलब एक बैलेंस है, एक इक्विलिब्रियम है जो ऊपर वाले ने बना के रखा है, और इसको तय करना, उसको बना के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम भी इसके एक बहुत बड़े पार्ट है। हमारा भी रोल है, हम भी इसी इकोसिस्टम में, इसी बायोडाइवर्सिटी में, इन्हीं जंगलों में, इन्हीं वाइल्ड लाइफ के साथ रहते हैं, बीच में रहते हैं। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अब ये अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला है। मैं इनको n को 1 रखिए, जरा देखिए क्या मिलता है। n = 1 रखेंगे तो C1, n की जगह 1 रख रहा हूँ, C1 फिर H2 × 1 + 2, तो C1 हो गया, और H2+2 हो गया 4, तो CH4 हो गया, ये है ना, जिसे कहते हैं मीथेन। अब आइए n = 2 रखिए, C2, n की जगह 2, H2 × 2 + 2, तो C2H, 2 to 4, 4 + 2 6, C2H6 हो गया। ये फॉर्मूला हो गया C2H6, इसको हम इथेन कहेंगे। अब ये रिपीटेड सवाल है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब यहां पर हमको लेबल डायग्राम से बताना है कि जो सन का सवाल है ये हमेशा आता ही आता है, इस तरीके से आए उस तरीके से आए। सन क्यों हमको, सन जब सूरज जब उग रहा होता है या फिर विलीन हो रहा होता है, क्यों हमें ऑरेंजिश दिखता है, रेडिश क्यों दिखता है? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले मैं आपको इसका शब्दों में बताता हूं, फिर मैं आपको फिगर से दिखाऊंगा, क्योंकि फिगर आपको दिखाना है। जो लाइट आती है सन से, जो होराइजन है, होराइजन वो होता है जहां पर जमीन उससे मिल रही होती है, बादल से। तो जैसे ही हमारा जो उग रहा होता है तो बहुत लंबी इसकी दूरी करनी पड़ती है। तो दूरी तय करनी पड़ रही है इस लाइट को, तो बहुत सारी जो लाइट है जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ है वो उड़ जाती है, यानी कि स्कैटर हो जाती है। तो जो बड़ी वेवलेंथ है वही पहुंच पाती है। बड़ी वेवलेंथ रेड होती है। देखिए ऑब्जर्वर यहाँ पर है ना, आप यहाँ पर है, सन आपके एकदम ऊपर है। जब लाइट आ रही है सर के ऊपर से बिल्कुल सीधी आ रही है, कोई स्कैटरिंग नहीं हो पा रही है इसकी। लेकिन अगर आप अब सन जो है जैसा है उस तरीके से दिख रहा है, लेकिन जब सन यहाँ पर होगा और वो उग रहा होगा और आ रहा है आपकी तरफ, तो इसको एक लंबी दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी। लंबी दूरी इसने तय करेगी। हमेशा ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर जो शॉर्टर वेवलेंथ होंगी वो स्कैटर हो जाएंगी। सबसे ज्यादा लैम्डा के पे डिपेंड करता है स्कैटरिंग का जो फिनोमेना। तो लैम्डा सबसे छोटा किसका है, विबग्योर लें, ब्लू लें, तो ब्लू सबसे ज्यादा शॉर्टर लेंथ है, ये सब इसको उड़ा देगा। लेकिन जो बचती है वो हायर वेवलेंथ बनती है, जिनकी लैम्डा ज्यादा है, वो आपकी आंखों तक पहुंच पाता है। तो हाथ तक आप तक पहुंच पाती है रेड या रेडिश, या ये कहें कि थोड़ा ऐसा कलर जो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जो आपकी आंखों तक पहुंच पाता है। फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। जैसे मैं विबग्योर अगर लूं तो वायलेट ब्लू टाइप का जो चीज है उसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो इसीलिए ये उड़ जाती है। इनको स्कैटर कर दिया जाता है, रेले, माई, इस तरीके से अलग अलग स्कैटरिंग होती है। और जब यहाँ पर आप आर की तरफ आते हैं, रेडिक्स की तरफ, तो लैम्डा ज्यादा होती है, तो स्कैटरिंग उतनी नहीं हो पाती। तो इसीलिए आपको रेड और रेडिश या फिर ऑरेंजिश दिखाई देगा जब ये उड़ रहा होगा या विलीन हो रहा होगा। सवाल संख्या 21 ये हम लेंगे अगली मर्तबा, ठीक है? तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।